वक्तों से इंतज़ार हो रहा था आपसे बात करें, क्योंकि 1 साल का वक्त बीच में चला गया जब लद्दाख एक यूटी बनी, और उस यूटी बनने के दौरान आपकी मशक्क़त, चाहे लद्दाख के अंदर वो हो, करगिल के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो, वो लगातार हम देखते रहे। वो जो आप चाह रहे थे कि ये दोनों काउंसिल्स एक ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की तरह खड़े हो जिनकी पहचान हो और जिसकी वजह से आम लोगों को, चाहे वो कारगिल के हो या लेह के हो, उन्हें फायदा मिले। आज फिरोज खान साहब, कहां पर आपका वो मिशन है, कितना वो कंप्लीट होते हुए आपको नजर आ रहा है? जी गौहर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि आपने यहाँ पे मुझे मौका दिया, और साथ ही मैं गुलिस्तान चैनल का बहुत ही मशकूर हूं कि पिछले लगातार एक महीने से आप हमारे लद्दाख के, लेह और करगिल के जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके व्यू पॉइंट्स आप ले रहे हैं और हमारे लोगों की मुश्किलात को भी आप उजागर कर रहे हैं। अब रहा जो आपका सवाल है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद जो 1 साल हुआ, उसमें जो हिल काउंसिल दोनों जो है वो अभी कहाँ पे उतरा है, और जो भी मतलब हमारे दोनों काउंसिल मिलके इस काउंसिल को ज्यादा स्ट्रेंथ करने की जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचा है। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई सेटअप जो है वो लद्दाख में आ गई इन द फॉर्म ऑफ यूनियन टेरिटरी, और वो यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है, इट इज टोटली यूनिक। ये एक बहुत ही मुख्तलिफ यूनियन टेरिटरी है आपका हिंदुस्तान के बाकी यूनियन टेरिटरीज से। बाकी हिंदुस्तान में आप देखते हैं कि सिर्फ दो तरह के यूनियन टेरिटरी हैं, एक विद लेजिस्लेचर, एक विदाउट लेजिस्लेचर। लेकिन हमारे लद्दाख में यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर भी कहेंगे, और यहाँ पे 2 ऑटोनोमस काउंसिल भी हैं जो कि और किसी भी यूनियन टेरिटरी में आपका नहीं है। तो ये पूरा टोटली एक अलग से एक सेटअप है। तो इसमें यह है कि जिस तरह से हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जब 5 अगस्त को ये बिल, रीऑर्गेनाइजेशन बिल जब वहां पे पेश किया, उन्होंने कहा कि ये दोनों काउंसिल जो है एज इट इज काम करते रहेंगे और हम इसको और भी ज्यादा एम्पावर करेंगे। और जब हमारा एसवाई जब स्टेट था 2019 में आपका हमारा जो LHDC एक्ट जो 1997 है उसमें अमेंडमेंट लाया गया और इसको और मजीद अख्तियारात दिए गए। लेकिन यूटी बनने के बाद उसमें अभी जो एक नया सेटअप आया उसमें ये एक कंफ्यूजन, मैं कहूँगा कुछ हद तक काफी कंफ्यूजन रहा कि भाई हमारे काउंसिल और यूटी का अपना क्या क्या इख्तियारात किस हद तक यूटी का है और किस हद तक काउंसिल का है। और मैं अभी आपको ये बताता चलूं कि जो काउंसिल के अपने इख्तियारात हैं जो हमारे एक्ट में है वो तो एज इट इज है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हुआ। मैं बड़ा ये क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग जो इस सिस्टम से बाहर हैं, जो काउंसिल के सिस्टम से बाहर हैं, उन बहुत लोगों ने ये कहा कि काउंसिल जो है वो मेरे लिए डिफंग हो गया, एक पंचायत के बराबर रह गई। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको क्लियरली कहना चाहूंगा ये एज इट इज है। सिर्फ इसमें एक चीज ये हुआ है कि जो हमारे फाइनेंशियल पावर थे आपका, जो फाइनेंशियल पावर काउंसिल को था आपका जिसमें 20 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे सकता था, वो जब अभी रिसेंटली एक डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स आया होम में से तो वो उसमें स्किप हो गया। उस पर दोनों काउंसिल ने काफी एतराज जताया, जताने के बाद वो दोबारा उस पर रिव्यू के लिए वो होम मिनिस्ट्री में चला गया है आपका। बाकी रहा आपका, अगर आप डेवलपमेंट साइड में चाहे देखेंगे तो जो 225 करोड़ जो फर्स्ट टाइम जो बजट मिला है लेह और करगिल का, उसमें काउंसिल दोनों काउंसिल के ही पूरे अख्तियारात हैं। प्लानिंग भी हमने किया है और अभी एग्जीक्यूशन भी जो है वो काउंसिल ही कर रहा है। लेकिन एक चीज यहां मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अभी एक कंप्लीट बिजनेस रूल जो है वो नहीं आया है जिससे क्लियर हो जाए कि यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या इख्तियारात हैं और आपका LHDC के क्या इख्तियारात है, जिसकी वजह से काफी हद तक कुछ कंफ्यूजन जो है वो अभी क्रिएट हुआ है, जिसके लिए दोनों काउंसिल ने LG साहब को बार बार हमने जिक्र किया है कि इसमें एक क्लियर कट जो है आपका बिजनेस रूल होना जो है बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये कंफ्यूजन जो है वो हमेशा क्रिएट होते रहेंगे। और हमने इसमें मजीद कुछ अमेंडमेंट्स के लिए भी जो है हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी जाके और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में भी जाके अपने व्यू पॉइंट्स दोनों काउंसिल ने रखे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक उस पर कोई अमल प्रैक्टिकली अभी हुआ नहीं है। तो बाकी रहा आपका, अभी जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ट्रांसफर पॉलिसी फॉर्मुलेट किया। उस ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक जो है दोनों काउंसिल ने हमने ऑब्जेक्ट किया है कि ये चीजें जो है इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं।
हमने कहा अगर ये पॉइंट इसमें क्लियर नहीं होता है तो इसमें मजीद कन्फ्रंटेशन होगा बिटवीन काउंसिल एंड यूटी। तो ये चीजें हैं आपका, और हमें आप खुद जानते हैं गवर्नर साहब, जब से रीऑर्गेनाइजेशन हो गया एलएचडीसी जो है यही एक बॉडी रह गया, एक इंस्टीट्यूशन है जहां लोगों की आवाज है। आपका हमारा जो लेजिस्लेचर होता था वो तो खत्म हो गया। अब हमारी कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में हम इसको एम्पावर करें, सिर्फ एम्पावर ही ना करें, बस कि हमारी ये डिमांड है कि अगर आप यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं दे सकते हैं तो जो ऑलरेडी जो एक दो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनको आप लेजिस्लेचर पावर दें ताकि जो कानून है कुछ वो हम खुद अपने लेवल पे बना सकें। तो ये है क्योंकि लगातार जब मैं बात कर रहा था बहुत से लोग ये कह रहे थे वाकईतन कि हिल काउंसिल अब मेयर टू पंचायत रहे हैं जी, हिल काउंसिल का वजूद खत्म हो गया जी, अब कुछ नहीं बचा। आपने बड़ा अच्छा किया जनाब, बड़ी बेबाकी के साथ आपने कमजोरियां भी बताई और खूबियां भी बताई जो अभी भी मौजूद है। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था उस दिन लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब ने बड़ी शिद्दत के साथ इस बात को कहा था कि ये जो दोनों इदारे हैं, हिल काउंसिल करगिल और हिल काउंसिल ले, ये यूनिक इदारे बनेंगे जी, इतना एम्पावर हम इन्हें करेंगे। लेट अस होप सो कि वो चीज हो जाए ताकि जब हम दोबारा आपसे बात करें तो आप हमें बता पाएंगे कितने और पावर्स मिले हैं। लेकिन एक चीज जो अभी सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत आप काम कर रहे हैं, गुज़श्ता दिनों आपकी मुलाकात भी हुई है कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ, तो उसमें करगिल पर्टेन जो इश्यूज है वो आपकी तरफ से रेज किए गए, रेस्पॉन्ड कैसा है? क्योंकि माना जा रहा है कि अफसरशाही की वजह से इदारा जात जो हैं वो डिफंग हो रहे हैं और आम लोगों और अफसरों के बीच में बहुत खाई पैदा हो गई है जो पूरी नहीं हो पा रही है 1 साल के दौरान भी। देखिए, आपका कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी रिसेंटली आए, बल्कि हमने ही उनको बुलाया था, आपको खुद मालूम है। अभी जो कोविड-19 का जो इशू महामारी चल रहा है उसके सिचुएशन को यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, तो इसमें हमारे कुछ इश्यूज थे आपका, जो जैसे हमारे यहाँ पे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए, हम चाहते हैं कि उसका जो नंबर ऑफ बेड्स है अभी 50 बेड्स हैं उसको इंक्रीज करके हम 120 तक लेना चाहते हैं। और जो ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह है जिसमें हम चाहते हैं कि आपका एडिशनल ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन और उसके बाद आपका सिटी स्कैन वगैरह, तो ये सारे इश्यूज हमने उनके सामने रखे। जो चीज वो उनके हद इख्तियार में था यहाँ पे वो उन्होंने यहीं पर है सीएमओ साहब को डायरेक्शन देके उन्होंने उनको डायरेक्शन दे दिया है और उनका ऑलमोस्ट अप्रूवल भी दे दिया है। कुछ 2-4 बड़े चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन प्लांट, एक एडिशनल ऑक्सीजन प्लांट की हमने बात कही, उन्होंने कहा कि वो हम आपको लेह में जाके सैंक्शन करवा देंगे। दूसरी बात है कि आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनको हमें श्रीनगर से या जम्मू से भरवा के लाना पड़ता है, तो लेह में 2 प्राइवेट जो है ऑक्सीजन प्लांट है उनके साथ वो टाई अप कर रहे हैं, तो वो चीजें जो है वो वहीं पे फिल होगा ताकि हमें विंटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने उनको ये कहा कि चाहे वो कोविड रिलेटेड हो चाहे वो मेडिकल सप्लाईज जो रेगुलर हो, 6 महीने के स्टॉकिंग के लिए अभी से आप उसका प्रोसेस शुरू कीजिए, वो भी उन्होंने मान लिया है। तो ऐसी बात ये है गवर्नर साहब, मैं आपको ये बताता चलूं, ये डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रोजेक्ट द डिमांड्स, हाउ यू प्रोजेक्ट द इश्यूज एंड हाउ यू प्रेशराइज द अथॉरिटीज। तो ये चीजें हैं, आपने देखा होगा पहले भी, हम जब तक इस कुर्सी पर हैं हम एक आइन के तहत हैं, हम एक एक्ट के तहत हैं और वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हम बड़े अपने फोर्सफुली अपने बातों को रखते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो हमने आपको पहले भी देखा होगा जब हमारे एविएशन का सिलसिला था, जब हमारे जायरीन का इशू था, तो हमने कहा था देखिए हम यहाँ पे एक्ट और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से, वी आर हियर फॉर द पीपुल। अगर हमारे लोगों के लिए काम नहीं होते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो हमें यहाँ पे बैठने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए अभी भी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा गवर्नर साहब, चूंकि आपका यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन है, आपका एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, तो हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं लोगों के लिए, क्योंकि यही एक इदारा है जहां से लोगों की आवाज अभी भी उम्मीदें हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है फिरोज खान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट एक इशू है। जब इलाहिदा तौर पर यूटी मिला लद्दाख को, तो मुझे याद है कि आपकी तरफ से करगिल के अंदर और आपके हमख्याल लोगों की तरफ से करगिल के अंदर, लेह के अंदर कुछ लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए, नहीं मान रहे थे, फिर हालात बदले, कुछ चीज़ें आगे बढ़ी और एक MOU साइन हुआ आपके और इंतज़ामिया के बीच में, जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरीट जो होगा, चाहे वो गवर्नर सेक्रेटरीट हो या जो वर्किंग सेक्रेटरीट है, वो शिफ्ट होता रहेगा जी उसी तरीके से जिस तरीके से श्रीनगर के अंदर दरबार में हुआ होता है। 1 साल हुआ है, क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि सियासी नुकात और सियासी माहिरीन का मानना है वो तो एक इलेक्शन स्टैंड था, वो चला गया जी, ये आगे बढ़ने वाला मामला नहीं है।
देखिए उसमें ऐसा है गौर साहब, आपका जब आपका यूटी बनने से पहले आपको पता है जब डिविजनल स्टेटस के लिए भी जब एजिटेशन चला, उसमें हमारी यही डिमांड थी कि आपका उन्होंने पहले SRO 110 के तहत जो है उनको हेडक्वार्टर ले आया। उसके बाद करगिल से काफी प्रोटेस्ट होने के बाद इनको रिवोक करके इन्होंने SRO 120 निकाला जिसमें रोटेशनल था। तो यही जो है हमारा अभी भी हमारा डिमांड था जब ये यूटी बना कि यूटी हेडक्वार्टर जो है दैट शुड बी ऑन रोटेशनल बेस। वो जो है हमारे जो 12 निकाती प्रोग्राम था उसमें हमारा क्लियर कट था कि वो रोटेशनल पे होना चाहिए। उस पे अभी तक अमल बिल्कुल नहीं हुआ, मैं आपको क्लियर कट कहना चाहूंगा। लेकिन हमने हार नहीं माना है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। अभी जो बजट आया है हमारा स्पेशल डेवलपमेंट बजट में कंस्ट्रक्शन ऑफ राजनिवास, राजभवन, यूटी सेक्रेटरीट, पुलिस हेडक्वार्टर, ये सारे चीजों के लिए फंड्स जो है करगिल के लिए भी उतना ही रखा है जितना ले के लिए रखा है। और हम जो है लैंड भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब जो है सिर्फ एक्सक्यूज ये कर रहे हैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कि हमारे पास स्टाफ की कमी था, हमारे पास सिर्फ 3 सेक्रेटरीज थे जिसके बिना पे हम इसको रोटेट नहीं कर सकते थे। लेकिन ये डिमांड हम बार बार उनसे कर रहे थे क्योंकि LG साहब के पहले ही विजिट पे उन्होंने वादा किया था हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ कि हम अपने ऑफिस को रोटेट करेंगे, यानी रोटेट करें या जैसे करें दोनों जगह से इसका फंक्शन होगा। तो अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो है हमने हर जगह उठाया है और आइंदा भी उठाते रहेंगे। लेकिन फेरोज साहब अभी आप एक बड़ी बात कह चुके हैं, मैं जरा इसको और क्लियरफाई करूं ताकि लद्दाख की आवाम जो इस प्रोग्राम को बड़ी गौर से सुन रही है और मुझे बड़ी चीजें इस वक्त सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं वो मैं जरा और क्लियर करके आपसे जानूं। आप कह रहे हैं कि बजट एलोकेशन जी गवर्नर हाउस के लिए भी हुई है, बजट एलोकेशन सेक्रेटरीट के लिए भी हुई है, PHQ के लिए भी हुई है, हमने सिर्फ लैंड आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स जो पहली शिक थी सरकार की कि हम जी देंगे वो पूरी हो गई। अब आपका काम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड ताकि काम शुरू हो सके। जी अभी भी वही उनका ये कहना है कि आप इमीडिएटली लैंड आइडेंटिफाई कर दीजिए। हालांकि उन्होंने जितने भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो CPWD को इन्होंने अलॉट भी कर दिया है और CPWD के पास हमारे पास, और हमने कुछ चीजों के लिए इनके पास लैंड आइडेंटिफाई कर दिया है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का हमने लैंड आइडेंटिफाई कर दिया है और आपका पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के लिए भी हमने लैंड आइडेंटिफाई कर दिया है। और अभी हम बहुत जल्दी, आपको पता है अभी हमारे यहाँ पे एक इशू चल रहा है कुरबथंग प्लेटो जो आर्मी ने वकेट करना है एक MOU के तहत। हम उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप वो इमीडिएटली वकेट कर दीजिए ताकि हमारा यूटी सेक्रेटरीट हो या राजभवन हो वहां पे बने। तो अभी उसके अलावा भी हम लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और लैंड आइडेंटिफाई करके जो है हम उनको हवाले कर देंगे, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और लेकिन हमारा डिमांड जो है वो अभी भी यही है और उनका भी मानना है कि हम इसको रोटेशनल पे बनाएंगे। अब ये किस हद तक कहां तक ये स्टेप देते हैं ये हमें देखना है। स्ट्रक्चर बन जाए बाद में तो ऑटोमेटिकली रोटेट होगा ना, अभी आएंगे तो बैठेंगे कहां, वो भी तो एक इशू है करगिल के अंदर। वो भी एक इशू है आपका, वो भी एक इशू है। लेकिन अभी जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनके तो कोई नहीं, हमने यहाँ पे अपने कौंसल सेक्रेटरीट में उनको पूरा एकोमोडेट कर दिया है। जो करगिल के लिए डायरेक्टर्स आए थे वो यहाँ बैठे हुए भी हैं। तो अभी हमारा ये है कि हम लैंड आइडेंटिफाई करके उनको दे देंगे और उनके बाद जब बनने के बाद फिर हमें पता चलेगा इनका क्या ये है। अब जरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जी, जब मैं एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज की ओर देखता हूं तो लद्दाख के अंदर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग लग सकते हैं, बड़ी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिसी बन रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो ऑलरेडी कैजुअल्स डेली वेजर्स मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर है उनके लिए क्या कोई पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है, आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन गई है अभी तक या नहीं? जी उसमें है जो हमारे जितने भी डेली वेजर्स हैं, कैजुअल है, उनका जिनके भी केसेस जो श्रीनगर में चल रहे थे उनका वो सारे शिफ्ट होके अभी यूटी लद्दाख के पास आया हुआ है। और हमने भी बाज़ाब्ता रिकमेंडेशन किया हुआ है। वो बिल्कुल जो है कल कमिश्नर के साथ भी हमने ये बात उठाया क्योंकि वो जनरल डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी देखते हैं। उससे पहले कुछ दिनों पहले यहाँ एडवाइजर साहब भी तशरीफ लाए थे, हमने भी ये उठाया। तो उन्होंने ये कहा कि ये दिस इज इन एक्टिव जो है प्रोसेस में है और इस पर जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन लिया जाएगा। और मुझे भी उम्मीद है जिस हिसाब से ये लोग उस पर एक्चुअली काम कर रहे हैं कि जितने भी डेली वेजर जो 10 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, मुझे लगता है वो सारे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी परमानेंट हो जाएंगे। फेरोज खान साहब, माना जा रहा है कि सड़क अगर है तो तरक्की का दरवाज़ा है और जितनी अच्छी ये होगी उतनी ज़्यादा तरक्की भी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है जोजिला टनल, जिसको लेकर मुझे याद है आपकी पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ में भी
दौरे इख्तिदार में भी लड़ती रही। बड़ी बातें इस पर सुनी जा रही है जोजिला टनल को लेकर। फिर एक वाहिद आपका एयरपोर्ट है लेह के अंदर जो फंक्शनल है, करगिल के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं कि उसको मॉडर्नाइज तरीकों पर बनाया जाए। ये जो दो बड़े हसास प्रोजेक्ट है जो आपकी ज़ेरे निगरानी में भी है और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आप भी हैं, तो कहाँ तक उन पर पेशरफ्त हुई है और क्या कुछ एक्सपेक्ट करें 2020 के आखिर तक हम? देखिए गौर से जोजिला टनल जो ये जो एयरपोर्ट है, ये करगिल वाले जो है आपका पिछले 70 साल से चिल्ला रहे हैं इन दोनों इश्यूज पे। तो अब जाके आपको मालूम है 2014 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन भी किया, लेकिन बदकिस्मती से बीच में एक ऐसे इश्यू आ गए कि वो कंपनी जो है वो फाइनेंशियली बैंक करप्ट हो गया और वो वाइंड अप हो गया। अब जो लेटेस्ट पोजीशन वो ये है कि इन्होंने इसके लिए रीबिडिंग किया है। रीबिडिंग करने के बाद जो अभी 3 एजेंसी जो इसमें आए हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी हमें उम्मीद ये है कि इस पर जिस सिंसियरिटी के साथ ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड और हाईवेज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर सीरियसली ये लोग काम करेंगे। और अब इनको ये एहसास भी हुआ है कि जो चाइना के साथ अभी जो इश्यू हुआ उसमें ये भी पता चला है कि दिस रोड इज नॉट ओनली फॉर लोकल पब्लिक, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस पे। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह इस पे जो टेंडर वगैरह फाइनल होने के बाद इस पे एक्टिवली काम होगा। बाकी रहा एयरपोर्ट का मसला, एयरपोर्ट का आपको खुद पता है, ये जो है आपका सिविल एविएशन जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टडी के लिए दिया है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3.5 करोड़ रुपया उसको पैसे भी रिलीज किया है, क्योंकि वो जो है एजेंसी वो फाइनल अथॉरिटी है, उसकी जब एक बार रिकमेंडेशन आ जाता है तो दैट इज बाइंडिंग। तो उसके बाद आपका अभी जो सिचुएशन हुआ, अदरवाइज इन द मंथ ऑफ मई क्या ये पॉसिबल है कि विद इन अ मंथ और 2 कि उनकी रिकमेंडेशन आए, क्लियर हो जाए विजन की क्या कुछ होगा वहां पे? जी हमें उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने उसको दोबारा भी चिट्ठी लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि विद इन 1.5 मंथ जो है वो इस साइट पे विजिट करेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो अपना रिपोर्ट जो है सबमिट करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। फिरोज खान साहब, चूंकि वक्त बड़ा कम है, मैं बड़ा फटाफट से 2-3 सवाल आते हैं वो आपके सामने रखूंगा। मुझे इस बात का इल्म है कि आप भी अदीमुल फुर्सत है, लेकिन सवाल जो है वो ये भी है कि आपकी ज़ात को लेकर बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं जी। जमात जिससे आप बिलोंग करते हैं वो यूटी की मुखालफत करते हैं, लेकिन जो इनके साथ है जिनके सपोर्ट पर ये हैं वो यूटी की हिमायत में है। ये डबल क्रॉस वाला गेम है जी लद्दाख ऑटोनॉमस इंडेवलपमेंट करगिल के अंदर। देखिए गवर्नर साहब, बात यह है, बिल्कुल क्लियर बात कहना चाहूंगा आपसे। जब यहाँ पे हिल काउंसिल बनी आपका अक्टूबर 2018 में, उस वक्त हमारी तंजीम यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ कोलेशन हुई और काउंसिल जो है यहाँ पे कांग्रेस और एनसी की बनी। उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ गए, उसमें क्या हुआ वो आपको मालूम है। उसके बाद वो कोलेशन टूट गया। टूटने के बाद हमारा जो कोलेशन हुआ था दैट वाज विद पीडीपी, नॉट विद बीजेपी, क्योंकि वो उस वक्त जो भी थे वो पीडीपी। उसके बाद जो है ये जो पीडीपी थी वो जम हो गई आपका बीजेपी में। उसके बाद जो है अभी जो डिसीजन लेना है इसमें एज इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं नहीं ले सकता हूं, ये हमारी जमात जो है वो उस पर डिसीजन लेगी। जो भी डिसीजन होगा वो पार्टी ही लेगी, जो कोलेशन पहले भी किया था और अभी भी चल रहा है। तो ये जो है ये तंजीमी लेवल की डिसीजन है, इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको टेकअप करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेकअप करना होगा। उसमें उमर साहब ने बड़े खूब हमारे साथ पिछले दिनों बात करते हुए कहा था कि लद्दाख की एस्पिरेशंस तो मेट आउट होगी, मैं उनका ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले पर 370 और 35 और स्टेट रूट पर लड़ता रहूंगा। उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। फिर देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ उमर साहब। एक चीज ये है कि मैं यहाँ पे जो 370 की बात है या 35 की बात है, उमर साहब ने भी खुद आपके इंटरव्यू में कहा कि ये दिस इज नाउ इन, ये जो मैटर है ये सब जुडिस है आपका। और हम चाहते हैं कि 370 जो है वो रिवाइव हो, 35 से भी रिवाइव हो। ये हमारी डिमांड पहले से है, अभी से भी है। लेकिन ये आप चूंकि सब जुडिस बन गया है, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक के लिए हम हाथ पे हाथ दे के नहीं बैठ सकते हैं। हमें अपने एरिया के डेवलपमेंट भी करना है। शो मस्ट गो ऑन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी तरफ से फिरोज खान साहब की, शो मस्ट गो ऑन। लेकिन एक आखिरी सवाल जो मोहम्मद हमीद साहब पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब रहबर खेल के लिए भी क्या फिरोज खान साहब आपकी नजर है, क्योंकि बहुत अरसे से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल, रहबर खेल के जो हमारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं आपका,
उनके मुस्तकली के लिए हमने बाज़ाब्ता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, और उनका जो केस है इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट जो हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है उनके पास स्टडी के लिए है, और हम इसको पूरा फोर्सफुली टेकअप कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल के जरिए मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, इंशाअल्लाह उस पर भी सही डिसीजन होगा और जल्दी होगा। सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लद्दाख का कल्चर अलग, लद्दाख पूरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लोगों का रहन सहन अलग है, हर तरीके से एक यूनिक है। उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए फिरोज खान साहब एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर कानून बने उसको लाया जाए, या 6 शेड्यूल को अडॉप्ट करके उन सभी चीज़ों को सेफ गार्ड किया जाए? देखिए गौर साहब, हमारा स्टैंड टोटली क्लियर है कि हम चाहते हैं किसी भी सूरत में सेफ गार्ड चाहते हैं, कानूनी लीगल सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। वो तभी होगा जब आप हमको लेजिस्लेचर पावर दें। अगर आप यूटी विद लेजिस्लेचर नहीं देते हैं तो जो 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउंसिल है, ले में भी है, करगिल में है, इन दोनों को लेजिस्लेशन पावर दिया जाए, उनको कानून बनाने का इख्तियार दिया जाए। ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमारी यही डिमांड है। अगर हो सके तो यूटी विद लेजिस्लेचर, अगर आप उस पर नहीं देते हैं, गवर्नमेंट अगर उस पर नहीं सोचती है, तो जो ऑलरेडी 2 इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको लेजिस्लेचर पावर दिया जाए, जिस तरह से आपका बोडो काउंसिल को दिया गया है आपका आसाम में। एक वो दूसरी चीज मैं आपको गवर्नर साहब एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ जो हमारे पॉलिटिकल लोग या जो यहाँ आपके इंटरव्यू के आके बार बार ये बोल रहे थे, पिछले दिनों मैं सुन रहा था कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के हाथ में अब लैंड अलॉटमेंट के इख्तियार नहीं है जी। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, वो पावर एज इट इज है। अभी लैंड अलॉटमेंट जो हम बाज़ाब्ता करते हैं, मेरे पास अभी भी ऑर्डर की कॉपी है। जो लास्ट लैंड अलॉटमेंट मैंने किया है 30 जुलाई को 1500 कनाल जमीन मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज स्कूल के लिए किया करगिल में। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी जो पावर लैंड अलॉटमेंट का पावर है दैट वेस्ट विद द काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज खान साहब, सीसी करगिल हमारे साथ थे। आपने बड़े मोहतात अंदाज में उन सवालों का जवाब दिया जिनको लेकर काफी कंफ्यूजन था। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 के पंच में आज